ये बहुत भयावह स्थिति है नेपाल में आज। और मुझे लगता है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री ओली जी ने जो अपना इस्तीफा दिया है, ये एक सही कदम है। कल जो प्रोटेस्ट हुए, जो सोशल मीडिया के जो बैनिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो कल प्रोटेस्ट हुए, उसको बहुत बुरी तरह मिस हैंडल किया गया। जो कल जो बच्चों को मारा, तो मुझे लगता है उससे इतना ज़्यादा आक्रोश हुआ है नेपाल की जनता में, इसीलिए परिस्थिति हुई है। जब मैं कुछ महीने पहले नेपाल गया था, सब लोग मेरे से पूछ रहे थे, नेपाली मेरे दोस्त, जर्नलिस्ट भी, वो मेरे से ये पूछते थे कि नेपाल में आपको लगता है बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है? अब देखिए आज हो गई वो स्थिति। अम्बेसडर रंजीत रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने टाइम दिया आज ANI को। आपने नेपाल में सर्व किया है एज एम्बेसडर और आपने एक फैंटास्टिक किताब लिखी है, काठमांडू डायलेमा। आप किस तरह का डायलेमा आज देख रहे हैं जो दिख रहा है वहां पर आज? जिस तरह से वहाँ आगजनी हो रही है, जिस तरह से वहाँ राइट्स जैसी सिचुएशन है पूरे नेपाल में। अब हमें पता चला है कि ओली साहब ने रिजाइन कर दिया है और हमने कई विजुअल्स, बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स सामने आ रहे हैं जब लोग, मंत्री भाग रहे हैं, मंत्रियों की पिटाई कर रहे हैं लोग। तो ये क्या एक बिल्कुल ही एक अनरूली एटमॉस्फेयर बन गया है वहां पर। देखिए, ये बहुत भयावह स्थिति है नेपाल में आज। और मुझे लगता है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री ओली जी ने जो अपना इस्तीफा दिया है, ये एक सही कदम है। और इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि स्थिति में संयम और आएगा। पर हमारे लिए और भारत के लिए और आपके दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी कि ये स्थिति आई क्यों नेपाल में। एक नेपाल जो भारत का इतना पड़ोसी देश है और हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है, खुली सीमा है, हमारा आना जाना ओपन है। हमेशा बोला जाता है रोटी बेटी का संबंध है। जी, तो ये क्यों स्थिति उत्पन्न हुई नेपाल में? इसके कई कारण है। एक प्रमुख कारण ये है कि जो सोशल मीडिया एप्स जो बंद कर दिए थे पिछली सरकार ने, ओली जी की सरकार ने, जिसकी वजह से जो यंग जनरेशन है, खासतौर जो जेन जी कहा जाता है, जो 15 से 30 साल के लोग हैं, वो लोग इससे बहुत नाराज हुए। और मुझे लगता है कि जो सरकार थी उस समय की, वो समझ नहीं पाई कि सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस कितना है लोगों की लाइव्स में और लोगों के रोजी रोटी के सिलसिले में, और नेपाल की कितनी जनसंख्या विदेशों में काम करती है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये एक डिसीजन सही नहीं था। और इसके साथ साथ कल जो प्रोटेस्ट हुए, जो सोशल मीडिया के जो बैनिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो कल प्रोटेस्ट हुए, उसको बहुत बुरी तरह मिस हैंडल किया गया। इसमें 19-20 नौजवानों की जानें गईं। और आज जो स्थिति हमने देखा, आपने कहा आगजनी हुई है, घरों में आगजनी है, मंत्रियों के और दफ्तरों में जो एक तो आगजनी। शॉट आया कि फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा के वो भगा रहे हैं, कुछ ऐसे जी विजुअल जी। सामने आए। और ऐसा ही एक और वीडियो मैंने देखा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा, उनकी पत्नी जो अभी की विदेश मंत्री हैं, जो पिछली सरकार में विदेश मंत्री थी, उनको भी काफी बुरी तरह किया ट्रीटमेंट मिला है। तो इस तरह की जो स्थिति है, ये रिएक्शन है जो कल हुआ था। जो कल जो बच्चों को मारा, तो मुझे लगता है उससे इतना ज्यादा आक्रोश हुआ है नेपाल की जनता में, इसीलिए परिस्थिति हुई है। और ये मैं क्या एक नेपाल और की चीज। लीडरशिप इसको, क्या हाँ नेपाल जी। की लीडरशिप पहचान नहीं पाई इस गुस्से को जो अंडर करंट था? मुझे यही लगता है कि वो अंडर एस्टिमेट, उनको लगा कि हमारी तो देखिए बहुत बड़ा कोalition है, दोनों बड़ी पार्टीज इकट्ठे हो गई थी पार्लियामेंट में, तो पूरा हम कंट्रोल करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये अंडर एस्टिमेट किया कि जनता में आक्रोश कितना है। और आक्रोश केवल सोशल मीडिया की वजह से नहीं था, आक्रोश इसलिए भी है कि इतना वहाँ करप्शन है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप में करप्शन इतना है, और उस करप्शन की कोई सजा नहीं मिल रही है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि दोनों बड़ी पार्टीज जो हैं इकट्ठी हुई हैं ताकि जो करप्शन के चार्जेस हैं इनके लीडर्स के खिलाफ, उनको दबाया जा सके। और दूसरा ये भी था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके बच्चे जो हैं, वो लोग सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव थे, अपनी लाइफस्टाइल दिखाते थे कि इतनी लग्जरी की लाइफ है हमारी। और आम जनता जो थी, जो इतनी मेहनत और परिश्रम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, वो लोग बहुत नाराज थे इससे। तो इस तरह की चीजों से भी आक्रोश जो है बहुत बढ़ा नेपाल में। और ये जो है नेपाल की लीडरशिप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर गई और ये आपको कभी लगता था कि इस तरह से कुछ हो सकता है नेपाल में, क्योंकि देखिए, आपने मुझे वहां सर्व हमेशा, किया है? जब मैं कुछ महीने पहले नेपाल गया था, सब लोग मेरे से पूछ रहे थे, नेपाली मेरे दोस्त,
जर्नलिस्ट भी वो मेरे से ये पूछते थे कि नेपाल में आपको लगता है बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है? अब देखिए आज हो गई वो स्थिति। तो ये काफी रिजेंबल करती है श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी सिचुएशन को। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, हर हर कंट्री का अपना अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, बट नेचुरली इम्पैक्ट तो होता ही है। देखिए हम लोग सभी एक ही रीजन में रहते हैं, और अब तो दुनिया जो है ग्लोबल विलेज है, तो जो और जगह हो रहा है उसका इम्पैक्ट तो होता ही है। मेरे ख्याल से ये दुनिया में पहली सरकार होगी जो सीधे प्रत्यक्ष तौर पे सोशल मीडिया की बैनिंग की वजह से चली गई, ये बोल सकते हैं। हाँ हो सकता है जी, बिल्कुल। तो इतना ये अंडर एस्टिमेट किया कि जो सिग्निफिकेंस है सोशल मीडिया का, आप तो मीडिया सेक्टर से हैं, जो सोशल मीडिया का जो सिग्निफिकेंस है नेशनल लाइफ में, उसको अब कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जी जी जी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकारें बोनी हो गई हैं सोशल मीडिया की पावर के आगे। क्योंकि अब जो है कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ डायरेक्टली बात कर सकता है, आपको ट्रेडिशनल मीडिया की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई इंटरमीडियरी की अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जनता से बात कर सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी बहुत हैं। मैं आखिरी सवाल की तरफ आ रहा हूँ सर अपने, कि आपको क्या लगता है अब क्या कोई नई लीडरशिप उभरेगी? हमने जैसे देखा कि जो मेयर हैं वो आगे आ गए, जो जेल से बाहर एक और लीडर आ गए, तो क्या अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वहां पर की समाप्ति हो गई है और अब क्या नई लीडरशिप उभरेगी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको लगता है एक लंबे दौर तक अभी रह सकती है नेपाल में? देखिए नई लीडरशिप को उभरना पड़ेगा, कोई भी पावर जो है वो वैक्यूम नहीं सहती है, तो नई लीडरशिप उभर के आएगी। और नई लीडरशिप नए फोर्सेस की हो सकती है, पुराने फोर्सेस में जो एक्सेप्टेबल फेसेस हैं उनकी हो सकती है। तो मुझे लगता है नई लीडरशिप तो डेफिनेटली उभरेगी। और मुझे ये भी लगता है कि अब स्टेबिलिटी आएगी नेपाल में। ऐसा नहीं है कि ये जो आज की जो स्थिति है ऐसी ही बनी रहेगी। अब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल काम होना चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब परिस्थिति सुधरेगी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। धन्यवाद, थैंक यू।